हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशि जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम C++ के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। C++ ऑपरेटर्स या ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि आपने किस किस्म का मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। C++ में हमारे पास 7 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स हमारे पास एक ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं और इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि 4th नंबर पे हमारे पास हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स और उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं इसके अलावा कोई ऑपरेटर्स हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इन सारों के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है a++। तो यहाँ पे ++ हमारे पास ऑपरेटर है और a हमारे पास ऑपरेंड है। तो यहाँ पे ++ जो कि यूनिरी ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है एक ऑपरेंड a पे। और इसके बाद यहाँ पे माइनस आपको नज़र आ रहा है। माइनस भी आपके पास एक यूनिरी ऑपरेटर है और ये भी एक ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहा है। यूनिरी ऑपरेटर को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 प्रीफिक्स और नंबर 2 पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले आप ऑपरेटर लिखते हैं और उसके बाद आप ऑपरेंड लिखते हैं। जब भी आपको एक एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो प्रीफिक्स का मतलब ये होगा कि जैसे आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है a की वैल्यू को लिखा और इनिशियलाइज करवाया मैंने 8 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ++ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद वैल्यू यूज़ होगी। तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ तो यानी कि 8 में एक इंक्रीमेंट हुआ तो 9 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 9 प्रिंट होगा और पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर उसके बाद 9 प्रिंट होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास रखते हैं पोस्टफिक्स। तो जब भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आप ऑपरेंड लिखेंगे और बाद में ऑपरेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले वैल्यू यूज़ होगी, जैसे कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है। अगर मैं पिछले वाले कोड को भी इसमें शामिल करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि पहले वैल्यू यूज़ होगी, यानी कि ऑलरेडी पिछले इंस्ट्रक्शन में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी तो 9 थी। तो पहले a की वैल्यू 9 यूज़ होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा। तो इसके बाद पहले 9 प्रिंट करवाया था तो इसके बाद भी दूसरी इस इंस्ट्रक्शन में भी ये 9 ही प्रिंट करवाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास इसके बाद 9 के बाद प्लस हो गया। तो इसके बाद अगर मैं सी आउट करवाऊँगा तो फिर जाके ये हमारे पास 10 प्रिंट करवाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करते हैं, तो आपको इन ऑपरेटर से खूबी वाकिफ़ होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, ये सारे क्या हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो अब यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड में देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी इंस्ट्रक्शन में मैंने a = a+ लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है वो एक ऑपरेंड पे लिखा हुआ है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास ऑपरेंड है, राइट साइड पे कोई ऑपरेंड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आप ये इनवैलिड इंस्ट्रक्शन या रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे पास 2 ऑपरेंड्स या 2 एक्सप्रेशन पे यूज़ होते हैं और आपको इन सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास जब भी लिखे जाते हैं तो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे a को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 8 के साथ और b को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 10 के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a = यानी कि ये दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहा है कि आया कि ये 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो अब a 10 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करवाएगा। इसी तरह यहाँ पे
मैंने अगले इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, यानी कि 8 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा कंपाइलर, हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, या ये इंस्ट्रक्शन हमें ट्रू रिटर्न करवाएगी। इसके बाद इसी तरह हम सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर्स इन दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह ये रिलेशन ऑपरेटर्स इस ब्लॉक ऑफ कोड में दो एक्सप्रेशन पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड में नज़र आ रहा है कि मैंने a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी मतलब 8 प्लस 10 इक्वल टू b प्लस a 10 प्लस 8, तो 18 इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पे 18 के इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रिटर्न को आएगा, ट्रू रिटर्न को आएगा कि 18 के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास आते हैं 4th नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे पास दो ऑपरेंड्स या दो एक्सप्रेशन पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल कुछ ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे ऊपर में नज़र आ रही है कि a को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 8 के साथ और b को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 10 के साथ। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, इस एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है कि पहला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो मेरे पास ट्रू रिटर्न करवा रहा है। यानी कि यहाँ पे मैंने किया कि मैंने यहाँ पे लिखा कि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे 8 प्लस 10 जो कि 18 बनता है, 18 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये बात ट्रू है। जबकि दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसके इस तरफ जो एंड लॉजिकल एंड के राइट साइड पे है वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। तो जब फॉल्स और ट्रू एंड होंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा। तो अब लॉजिकल एंड के लिए हम ये वाला ट्रुथ टेबल यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो तब हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। अगर इनमें से दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। जैसे कि हमने लॉजिकल एंड के बारे में बात की थी, इसी तरह हम इससे नीचे इंस्ट्रक्शन में हम लॉजिकल आर भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल आर में अब यहाँ पे एक भी इंस्ट्रक्शन ट्रू होगी तो रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलेगा। तो जैसे कि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 7, 18 इज़ ग्रेटर देन 7 ट्रू हो गया, तो एक भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसमें एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिज़ल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास 4 किस्म के हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज आर, बिटवाइज नॉट और फिर हमारे पास है XOR। तो ये हमारे पास 4 बिटवाइज ऑपरेटर हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बिटवाइज एंड में ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है कि इसमें अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तो रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा। अगर इनमें से एक बिट भी 0 होगी तो रिज़ल्ट हमें 0 मिलेगा। इसी तरह हमारे पास ये बिटवाइज आर के लिए ट्रुथ टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इनमें से एक भी बिट अगर 1 होगी तो रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा। अदरवाइज़ रिज़ल्ट अगर दोनों 0 होंगी तो रिज़ल्ट हमें 0 मिलेगा। जबकि थर्ड टेबल में आप देख रहे हैं कि XOR में हमारे पास जब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि दोनों सेम बिट हैं, तो रिज़ल्ट हमें 0 मिल रहा है। जबकि अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो रिज़ल्ट हमें 1 मिल रहा है। तो लेट्स सपोज हमारे पास A और B की बात करते हैं, तो A हमारे पास 8 है और B हमारे पास 9 है। तो इसको हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो A हमारे पास आएगा 1 0 0 0 और अगर B को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बाइनरी में आएगा 1 0 0 1। तो अगर हम इस पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 0 और 1 को हम एंड करेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। अब इसके बाद हम 0 और 0 को बिटवाइज एंड करते हैं तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। इसके बाद हम 0 और 0 को अगेन हम बिटवाइज एंड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा 0। और अगर हम 1 और 1 को बिटवाइज एंड करेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1। और अगर हम A और B को बिटवाइज एंड करेंगे तो रिज़ल्ट हमें 8 मिलेगा। और इसी तरह हम बिटवाइज आर भी यहाँ पे दोनों
ऑपरेंड पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक भी बिट अगर 1 होगी तो रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा, यानी कि 0 1 1 0 0 0 0 0 0 और 1 1 1, तो रिज़ल्ट भी हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी तरह आप यहाँ पे बिट वाइज नॉट भी यूज़ कर सकते हैं और XOR भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास बिल्कुल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरह हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कि हमने कहा a और b की वैल्यू 8 और 10 है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a माइनस इक्वल टू b, तो ये एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट है, यानी कि ये इक्वलेंट है a इज़ इक्वल टू a माइनस b। तो अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में हमारे पास राइट ऑपरेंड को लेफ़्ट ऑपरेंड में से माइनस कर रहा है और रिज़ल्ट हमारे पास लेफ़्ट ऑपरेंड में ही रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं। अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूंगा, इसकी सीक्वेंस चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ b माइनस इक्वल टू a, तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट हैं। पहले एक्सप्रेशन का मतलब था a इज़ इक्वल टू a माइनस b, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि b माइनस a। तो अब यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में से a माइनस b करके हम रिज़ल्ट a में स्टोर करवा रहे थे, जबकि इस एक्सप्रेशन में हम b में से a माइनस करके रिज़ल्ट b में स्टोर करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम राइट ऑपरेंड को लेफ़्ट ऑपरेंड में से माइनस करके रिज़ल्ट हम लेफ़्ट ऑपरेंड में स्टोर करवा रहे हैं। लास्ट में आते हैं हमारे पास अदर ऑपरेटर्स। तो अदर ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स को लिखने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। इस सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद आप एक्सप्रेशन 1 और फिर इसके बाद कॉलन यूज़ करते हैं और इसके बाद आप एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें एक्सप्रेशन 1 मिलेगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें एक्सप्रेशन 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 के में जो भी लिखा होगा, इंटीजर वैल्यू लिखी होगी, करैक्टर लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, स्ट्रिंग लिखी होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये वाली चीज़ मिलेगी, एक्सप्रेशन 1 मिलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे जो लिखा होगा एक्सप्रेशन 2 की जगह, वो वाला चीज़ हमें रिटर्न हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास a और b मैंने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया 8 और 7 के साथ। तो इस सेंटेंस के मुताबिक सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। तो कंडीशन मैंने लिखी a प्लस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्योंकि 8 और 7 है, तो 8 और 7 को प्लस करूँगा तो 15 बनेगा। तो 15 हमारे पास इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो मैंने कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 की जगह पे जो लिखा होगा वो मिलेगा। तो एक्सप्रेशन 1 की जगह हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 5 रिटर्न होगा। तो अगर यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन हमारी ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो यहाँ पे हमें -1 रिटर्न होता। तो ये थे हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास हैं साइज़ ऑफ। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम अपने 3rd लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे था। और लास्ट पे हमारे पास है पॉइंटर्स ऑपरेटर। तो पॉइंटर्स ऑपरेटर के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।